हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और हाँ, हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए और ये फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर में हम आज शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका और अमेरिका की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है, इसकी आर्थिक व्यवस्था का आधार, आर्थिक व्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हम अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा इसमें हम देखेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषता या अमेरिका के संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो उससे पहले आज हम अमेरिका के संविधान को जानने से पहले आज हम जानेंगे कि उसके अंतर्गत वहाँ का सामाजिक और आर्थिक वातावरण या व्यवस्था कैसी है, या वहाँ पे ऐसी कौन सी बातें हैं जो वहाँ के सामाजिक या आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान करती हैं। तो वही आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, इससे पहले जो था ब्रिटेन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको नहीं ध्यान है तो इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें। हम आज देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि अमेरिका, जिसको हम कहते हैं यूएसए, और आज सभी देशों की श्रेणी में शुमार है, यानी सबसे ज़्यादा विकसित हम कह सकते हैं उन देशों की श्रेणी में ये आता है। तो अमेरिका की संपूर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहाँ पर जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, वो बहुत ही बेमिसाल है, क्योंकि कहीं पर भी हो, अगर व्यक्ति को उसके कार्य करने की पूरी छूट दी जाती है और उसको स्वतंत्र अवसर दिए जाते हैं, तब वह अपना अच्छे से विकास कर पाता है। तो अमेरिका की व्यवस्था का एक सबसे बड़ा आधार है वहाँ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हाँ बिल्कुल। तो आगे ध्यान रखते हैं, इस आदर्श को स्थापित करने के लिए वहाँ के राजनीतिज्ञ और दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन या इसके बारे में इसके लिए प्रयास भी किए हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के इस आदर्श का प्रभाव वहाँ की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। यानी हम जो आज पढ़ रहे हैं सामाजिक और आर्थिक आधार, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो वहाँ की व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है, जिस वजह से वहाँ की अलग अलग व्यवस्थाएं सबल होती है, अच्छी भी होती हैं। तो अगर हम देखें तो वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता है। तो अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ के व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, इस अकॉर्डिंग वह राजनीति में अपना जो भी उचित कार्य पूरी तरह से सही से कर सकता है, बिना किसी हस्तक्षेप के। ठीक है ना, यानी अच्छे से स्वाभाविक रूप से वह होकर कर सकता है, राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, क्योंकि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता दी हुई है। फिर बात करें हम सामाजिक की, तो ध्यान रखना है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन स्थापित नहीं कर पाई है, और इस वजह से वहाँ के समाज में जब व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति के ऊपर कोई ज़्यादा बंदिश नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसी जिम्मेदार रवैया नहीं अपनाया गया है कि उसको उस जिम्मेदारी के बल तले वो अपना विकास नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। वहाँ का समाज है वो उसके लिए पूरी तरह से फेवरेबल है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाए। तो इसलिए वहाँ का सामाजिक वातावरण भी बढ़िया है। और इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को राज्य और समाज के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। तो इन सभी परिस्थितियों ने वह पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे समाज सामान्य से शोषक और शोषित दो वर्गों में तो बटा है, लेकिन व्यवस्था बाकी देशों से अलग है। वो तो हाँ, ये तो आपको पता होगा कि हर देश में शोषण और शोषितों का शिकार होता रहा है, क्योंकि पूंजीवादशील है, वो गरीबों का शोषण करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो काफ़ी अच्छी है, लोगों को ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि वहाँ के वातावरण में योगदान देता है वहाँ की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे हम पहले देखते हैं अमेरिका की, यानी यूएसए की सामाजिक व्यवस्था। क्या देख रहे हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, क्यों? ऐसे क्या कारण है कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था दूसरे देशों से बढ़िया भी है, और कुछ ऐसी भी समस्या है जो अन्य देशों में नहीं है। तो हम अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में उनके संविधान को समझेंगे, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था और वातावरण जानना उससे भी पहला काम होता है। बिल्कुल। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था को अगर ढंग से देखें तो आपको पता होगा अमेरिका जो देश है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा इतनी भी नहीं है कि वहाँ पर लोगों को आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाए, मतलब अच्छी है, जनसंख्या भी अनुकूल है। और 2006 या हाँ हम बात करें कि 2006 के अकॉर्डिंग जब जनगणना हुई थी
तो मध्य अमेरिका में वहाँ पर 28 करोड़ 26 लाख के आसपास जनसंख्या दर्ज हुई थी। लगभग 28 करोड़ 28.25 करोड़ के आसपास वहाँ पे जनसंख्या है। तो इतनी भी बड़ी नहीं है कि वहाँ पे कोई व्यवस्था है वो सही नहीं हो सके। एक लिमिट जनसंख्या है और अच्छी राज्य के लिए ये जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ पर देखें तो बुनियादी तौर पर अमेरिका बेशक गोरे लोगों का देश है, लेकिन वहाँ 2.5 करोड़ के आसपास काले वर्ण के लोग भी रहते हैं और यह जनसंख्या नाइजीरिया, इथियोपिया को छोड़ो किसी एक अफ्रीकी देश की जनसंख्या से काफ़ी अधिक है। और अगर हम बात करें तो एक ये बात भी है कि उनका सामाजिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि 143 लगभग 143 देशों के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, तो वहाँ की समाज संस्कृति भी थोड़ी अलग ज़रूर दिखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। और पहला पॉइंट हम देखते हैं कि अमेरिका की इस व्यवस्था का क्या आधार है, सामाजिक व्यवस्था का। तो पहला जैसे थोड़ा हिंट तो दे ही दिया है, वो है बहुलवादी समाज। बहुलवादी समाज, ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे। जैसे फिलहाल अभी मैंने बताया है कि 143 लगभग देशों के व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका में रहते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का देश नहीं है, बाकी देश के लोग भी रहते हैं। तो अलग अलग धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग कल्चर है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सबके सहयोग से भी वह अमेरिका है वो काफ़ी उन्नति करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने टैलेंट के तौर पे जाने जाते हैं और वही टैलेंट अमेरिका को भी मिल जाता है। तो इस तरह से 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोग बड़ी संख्या में तीव्र गति से अमेरिका जाकर बसने लगे। उनमें अमेरिका जाकर बसने के कारण प्रमुख रूप से आर्थिक और धार्मिक कारण भी थे। कालांतर में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ने भी अनेक लोगों ने आकर यहाँ बसना शुरू कर दिया। तो इस आवागम के साथ विभिन्न प्रकार की भाषा, जातियाँ, धर्म और संस्कृति का रूप वहाँ बिखरने लगा और बहुराष्ट्रीय समाज मजबूत होने लग गया। तो अब अच्छा कारण ये भी है कि यहाँ पर विभिन्न देशों की संस्कृति, रीति रिवाज का फ़ायदा मिलता है, उनके टैलेंट मिलते हैं, तो इनका समाज एक बेहतर भी बनता है। लेकिन होता ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छी बातों के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। अब बात करें तो आपको ध्यान होगा कि अल्पसंख्यक समूह एवं विशेष विदेशी प्रवासियों को बहुत अधिक सम्मान की भावना से वहाँ के लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि इन वर्गों की मांग है कि अमेरिका के आर्थिक विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो उन्हें भी बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अमेरिका का एक देश जहाँ दुनिया के विभिन्न देशों में आए लोगों की बहुलवादी व मिलीजुली संस्कृति ने जन्म दिया है, तो विविधता होने भी कुछ चुनौतियाँ भी शामिल होती हैं। ये वहाँ की एक व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था का, जो हमने थोड़ा सा एक परिचय देखा है। दूसरा पॉइंट हम देखें उनके समाज के अंतर्गत, तो अमेरिका है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल, इसको तो आप समझ गए होंगे, आपको पता होगा कि एक राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, अपना राज्य धर्म नहीं होता, लेकिन उस राज्य में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सभी को वह राज्य बराबर समान हक और आवाज़ उठाने का मौका देता है। भारत की बात करें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भले ही भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है, लेकिन भारत का खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अगर वह अपना देश का कोई एक धर्म घोषित कर दे तो बाकी धर्म और उस धर्म के बीच भेदभाव और असमानताएं पैदा हो जाती है, और ये देश के लिए एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करती है। तो इस तरह से अमेरिका में विभिन्न धर्म, समुदाय, मत के लोग रहते हैं, लेकिन उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, बाकी धर्म के लोग हैं, उनको बराबर सम्मान तवज्जो दिया जाता है, और ये वहाँ की व्यवस्था है। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें पता हो तो 3 लाख से अधिक वहाँ पे चर्च हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और अन्य विभिन्न धर्मों के अनुयायी भी अपने उपासना स्थल वहाँ पे हैं। तो अमेरिकी लोगों के लिए धर्म एक निजी विश्वास की वस्तु है, तो व्यक्ति धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता उन्हें दी हुई भी है। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं शिक्षा का व्यापक प्रसार है वहाँ पर। ये चीज़ आप गौर से समझेंगे, मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से समझें। शिक्षा का व्यापक प्रसार, बिल्कुल अमेरिका एक सभ्य देश है, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम देखें तो बाकी देशों से काफ़ी अच्छा है और उन्नत भी है। वहाँ पे एजुकेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, पर अगर देखें परसेंटेज के मामले में तो बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग शिक्षित हैं, सभ्य हैं और पढ़े लिखे हैं।
तो अब आपको पता होगा, एक समाज जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, सभ्य हैं, तो वह समाज उन्नति करेगा ही, क्योंकि शिक्षा आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ऐसा एक रोशनी है जो किसी भी व्यवस्था को उज्ज्वली कर देती है, उजाला कर देती है। तो वहाँ का एजुकेशन, वहाँ के जो लोगों की जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि है, वह उनके समाज को प्रगति प्रदान करती है। और इस तरह से अमेरिका में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय हैं। निजी क्षेत्र में शिक्षा सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा महंगी है। यहाँ उच्च शिक्षा के लिए भी अनेक संस्थाएं हैं, परंतु उच्च शिक्षा भी महंगी है। अमेरिका में व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के लिए भी व्यापक और उन्नत प्रबंध की संस्थाएं हैं। लेकिन देखो, शिक्षा के अवसर सब है, लेकिन वो किसी महंगी वगैरह वो तो सब उन लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन शिक्षा ने वहाँ के समाज को काफ़ी हद तक बदल दिया है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट आपके सामने है जो मैं बता रहा हूँ, महिलाओं की स्थिति। हाँ, और बिल्कुल ये आप चीज़ को ध्यान रखेंगे। महिलाओं की स्थिति, और ये चीज़ आप ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक समाज तभी उन्नति करता है जब उस समाज में महिलाओं को बराबर हक और सम्मान दिया जाता है। तो अमेरिका में जितना वजूद, जितना महत्व, जितना हक महिला पुरुष को है ना, उतना ही महिलाओं को भी, यानी पुरुष और महिला वहाँ पे बराबर है, इक्वल है। तो जिस भी समाज में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होता, इक्वलिटी होती है ना, वह समाज बेहतर रूप में उन्नति करता है। और ये इस अमेरिकी समाज की विशेषता है कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये बात अलग है कि वहाँ की महिलाएं वो पॉलिटिक्स में कम रुचि लेती है, तो वहाँ पे उनकी भागीदारी कम होती है, लेकिन ये कथा भी नहीं है कि उनके साथ भेदभाव होता है। नहीं, वहाँ पे बराबर कंधे से कंधे मिलाकर बराबर हक उनको सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह से समाज उनकी उन्नति में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हद तक एक सकारात्मक परिणाम लाती है। फिर पाँचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पाँचवा एक पॉइंट वहाँ पे है जातीय समस्या। ये एक थोड़ा सा वहाँ पे समाज में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें होता है। जातीय समस्या, जैसे बताया ना, यहाँ पे भारत में जातिवाद कितना है, और जातिवाद व्यवस्था कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो अमेरिका में थोड़ा ऐसा है वहाँ पे, तो इसको जाने, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत पहले अमेरिकी लोगों को गुलामों के रूप में लाना शुरू किया गया था। तो इस तरह से इन अश्वेतों गुलामों ने निम्न प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। उनके साथ घृणित और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। कच्ची और गंदी बच्ची में जीवन व्यतीत करना होता था। सार्वजनिक स्थानों पर वे उपयोग हैं वो नहीं ले पाते थे, उनके लिए सार्वजनिक स्थान थे ही नहीं। तो कच्ची और साथ ही साथ कहे कि विद्या के लिए भी उनके साथ खिलवाड़ था। यानी समाज में वहाँ पे दो वर्ग हैं, पता होगा, अमीर और ये हम कहे काले और गोरे लोग वहाँ के नागरिक है, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, और भेदभाव की वजह से बहुत सारी दूरियां, अव्यवस्था, असमानताएं उत्पन्न हुई थी। तो इन सब वजह से वहाँ पर राजनीति में अधिकारों में मतदान, प्रतिनिधि बनने और उच्च पदों को धारण करने में भी अधिकार नहीं था। बहुत अधिक परिश्रम के बाद भी उन्हें कम वेतन मिलता था काले लोगों को। तो अमेरिका में संविधान में भी स्पष्ट किया गया कि सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए, परंतु व्यवहार में आज भी असमान रूप से ग्रसित है। और ये जातिवादी समस्या वहाँ पे एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो बार बार कहीं ना कहीं उनके समाज में रोड़ा बनती है। अमेरिका में बहुत कम क्षेत्र है जहाँ अश्वेत गोरे लोगों ने काले लोगों के साथ रहते हैं, समानता का व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से एक सुधार तो हुआ है, वर्तमान में धीरे सुधार हो रहा है, समाज अच्छी उन्नति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अतीत से आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है और वह उनके समाज के साथ रहती है। तो समाज में एक चीज़ बातें हैं कि वहाँ जातीय समस्या सामने है और वह कहीं ना कहीं समाज को थोड़ा पीछे धकेलती है। अब लास्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण को देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण, बिल्कुल ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रजातांत्रिक देश है, क्योंकि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है। तो स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, भाईचारे के कारण ही वहाँ का प्रजातंत्र अधिक उन्नति कर पाया, क्योंकि सभी लोग इक्वल अपने आप को मानते हैं और वह निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं, ऐसी वातावरण को बनाए रखने के लिए भी। अमेरिकी लोगों की शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में पूर्ण आस्था है। वे मानते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्रांति की जरूरत नहीं है, अच्छे शासन के लिए क्रांति की जरूरत नहीं है। वे बहुमत के शासन का समर्थन करते हैं
और अमेरिका के लोगों की सक्रिय राजनीति में कम रुचि है तथा संस्थाओं व परंपराओं की निरंतरता में भी अधिक विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि बहुत लंबी अवधि में भी अमेरिकी संविधान में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। आज भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार वहाँ के संविधान के निर्माण के समय में था। तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है उनके समाज और उनके संविधान को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट है जिस पर हमने अभी डिस्कस किया और जाना कि वहाँ का सामाजिक वातावरण किस तरह का है। अब कुछ इसके दूसरा हम बात करते हैं वहाँ की सामाजिक, और ये यहाँ पे मुझे लिखना था आर्थिक आधार, जो अगर पहले से ध्यान है तो वो ध्यान देंगे। आर्थिक आधार, सामाजिक और आर्थिक आधार, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक आधार के बारे में, तो सामाजिक आधार तो हमने देख लिया, आर्थिक आधार देखते हैं वहाँ का समाज का आर्थिक स्तर, आर्थिक लेवल या वहाँ की समाज की हम बात करेंगे कि अमेरिका में आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो वो हम देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था, ओके, तो आप ध्यान रखेंगे आर्थिक व्यवस्था, बिल्कुल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की गणना विश्व की समृद्ध और संपन्न देशों में की जाती है, विकसित देशों में, और सबसे अच्छे समृद्ध देशों के अंतर्गत ये गिना जा रहा है, तो ये आपको पता होगा। वहाँ इसका रीजन है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये संपन्न देश हैं। यहाँ यूरेनियम, तेल, लोहा, कोयला जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं, और जब वहाँ पर आवश्यक चीज़ें मिल जाती तो वो देश उन्नति करता है। तो अब आप बात करें, अमेरिका औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक अग्रणी देश है। यहाँ मोटरें, अंतरिक्ष यान, संचार साधन, अत्याधिक हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बहुत व्यापार उत्पादन यहाँ पे होता है, तो ये इसके आर्थिक स्तर को मजबूत बनाते हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर विश्व के अन्य देशों, अन्य व्यवस्थाओं पर व्यापक रूप से अपनी छाप छोड़े रखा है। तो हम कुछ पॉइंट से इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास। और हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास, बिल्कुल। देखो, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो बार बार अगर कोई टांग नहीं अड़ाएगा तो वो काम बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से और सही तरीके से होता है, क्योंकि किसी के बार बार खटखटाने से कोई काम करने में दुविधा उत्पन्न होती है। तो हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है, वहाँ की कामकाजी व्यवस्था है, उसमें सरकार का बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है, कम दखलंदाजी करते हैं। इस वजह से वहाँ के लोग काम बहुत अच्छे से और निर्भर होकर करते हैं। तो जो राज्य अमेरिका हस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, तो इस बात में विश्वास है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी और अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझता है। तो जितनी ज़्यादा उसको छूट देंगे उतना ही ज़्यादा वह अपना विकास कर पाएगा। तो समाज का आर्थिक विकास वहाँ का होने का आधार है कि वहाँ पे उन सरकार और संविधान के द्वारा भी उनके कामों में ज़्यादा दिक्कतें या अड़ंगा नहीं अड़ाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, वहाँ पर आर्थिक असमानताएं मौजूद हो गई है, आर्थिक असमानताएं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका एक पूंजीशील देश है, यानी पूंजीशील देश है तो उसमें गरीबी लोग भी रहते हैं। तो अमीरी गरीबी के इस कश्मकश में बहुत सारी चीज़ें और असमानताएं पैदा हो गई, क्योंकि जो उन्नतिशील औद्योगिक देश होता है वहाँ पे पूंजीशील व्यवस्था पाई जाती है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ हस्तक्षेप के सिद्धांत और खुली प्रतियोगिता की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष ये होता है कि इन नीतियों के कारण अमेरिका में पूंजीपतियों ने अनेक बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है, अनेक बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है। तो इस वजह से कुछ व्यक्ति, कुछ समुदाय वो पिछड़ गए और अधिकतम मुनाफा वसूल करने लगे। पूंजी के अत्यधिक केंद्रीकरण से आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। आज अमेरिका में श्रमिक, किसान और अन्य गरीब वर्ग के अनेक लोग हैं जो अभाव का जीवन जी रहे हैं। अमेरिका में उन भौतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण तथा अधिकांश लोगों के जीवन का उद्देश्य धन कमाना हो गया है। तो अपनी आर्थिक स्थिति के बल पर पूंजी वर्ग राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण उच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है और सामाजिक स्तर पर उच्च आय वर्ग के लोग का रहन सहन वहाँ का बहुत उच्च है और क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति के आधार पर अमेरिका में लोगों में आय की असमानता बहुत अधिक देखी गई है।
तो पिछले कुछ वर्षों में असमानता बढ़ी और ये असमानता उस आर्थिक व्यवस्था को डाबाडोल करती है। भले ही काफ़ी अच्छा हो, लेकिन समाज में ये असमानता है ना, वो सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाती है। तो असमानता है वो वहाँ की एक ऐसी समस्या है आर्थिक स्तर की, आर्थिक व्यवस्था की और आर्थिक समाज की भी बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें नेक्स्ट वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की, तो ध्यान रखना कि एक अमेरिका के जो राज्य हैं उनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य, ये आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में भी निजी नीति तत्व इसलिए शामिल किए गए कि राज्य हैं, हर एक राज्य वह अपने लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य के तौर पे कार्य करे। तो इसलिए अमेरिका में भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वह खुद भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में बढ़ावा देता है काम को। और वहाँ राज्य व्यक्तियों के समान कल्याण के लिए निरंतर प्रगतिशील प्रयत्नशील भी हैं। वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया, समाज के दुर्बल असहाय लोगों के लिए अनेक योजनाएं भी लागू की गई है तथा अनेक बजट प्रावधान भी उनके लिए किए गए, यानी उनके लिए योजनाओं में बजट का प्रावधान भी है। अमेरिका में राज्य सरकार भी अपने स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपने श्रमिक और कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से राज्य को कल्याणकारी स्तर तक नहीं ले पाते हैं। कई राज्य वैज्ञानिक और शास्त्रियों ने अपने प्रतिवेदन स्पष्ट किया है कि अमेरिका में कल्याणकारी योजनाएं पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका उतना उम्दा रिजल्ट है नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके समाज का, उनका राज्य का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इस वजह से वहाँ का समाज काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। फिर है श्रमिक वर्ग की भूमिका। बिल्कुल आपको पता होगा, एक पूंजीशील देश जो होता है वहाँ पे औद्योगिक इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा होती है, तो उनमें श्रमिक ज़्यादा होते हैं। तो अगर श्रमिक वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते तो कोई भी देश है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है औद्योगिक लेवल पर। लेकिन वहाँ पे पूंजीशील व्यवस्था को सपोर्ट और औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देने में श्रमिकों का काफ़ी हद तक योगदान है, और इस वजह से श्रमिक वर्ग की वहाँ पे काफ़ी भूमिका रहती है। इन संगठनों ने अपनी, यानी श्रमिकों ने अपनी शक्ति से श्रमिक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार भी हुआ है। अमेरिकी श्रमिकों की स्थिति विश्व के अन्य देशों में सबसे अच्छी है, यानी यहाँ के श्रमिक बाकी देशों से काफ़ी बढ़िया है। उनको न केवल अच्छा वेतन, वरना बीमारी और चोट या अन्य आकस्मिक दुर्घटना के लिए सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, सवैतनिक अवकाश भी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुविधा रह जाती है थोड़ा उनके साथ। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी देशों से यहाँ के श्रमिकों की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इनका रोल वहाँ पर उनके देश में काफ़ी बढ़िया है। ये अपना देश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक वहाँ के आर्थिक समाज की एक व्यवस्था है, आर्थिक समाज में एक प्रॉब्लम है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या। कौन सी समस्या है? बेरोजगारी की। बिल्कुल, अगर आपको ध्यान है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अमेरिका में अनेक बार विकट बेरोजगारी संकट और समस्याएं भी आई है, उनका सामना भी करना पड़ा है। और एक समय था अमेरिका में अगर आपको ध्यान है तो 1930 में वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर आया था। तो आर्थिक मंदी के दौर में सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा कर दिया और सरकार को उसके लिए आवश्यक योजना भी बनानी पड़ी थी। तो रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियों से बेरोजगारी पर नियंत्रण करने में काफ़ी सफलता भी मिली, लेकिन फिर भी बेरोजगारी वहाँ पे अभी भी है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। अनेक लोगों को बहुत अधिक लाभ भी हुआ है सरकार की योजनाओं से। वहाँ अनेक लोगों के सामने फिलहाल भी रोजगार का संकट तो है ही, और सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। लेकिन आपको ये समझना है कि वहाँ पर आर्थिक समाज में ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि वहाँ पे बेरोजगारी सामने है, अभी भी उनकी समस्या है उनके सरकार के सामने। लास्ट पॉइंट है कृषि का विकास। ब्रिटेन में कृषि पर बहुत कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अमेरिका की बात करें तो यद्यपि अमेरिका एक पूंजीशील देश होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास पर बल दिया जाता है, परंतु खाद्य पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से ये पूर्णतया आत्मनिर्भर है। ऐसा नहीं कि ये इंडस्ट्री में लगे उनके खाने के लिए खुद उत्पादन नहीं करे, दूसरे देशों ने मंगवाना पड़ा, नहीं, ये अपने जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। अमेरिका में गेहूं, चावल, जौ, कपास, मक्का आदि का बहुत अधिक उत्पादन होता है। पिछले वर्षों में अमेरिका में खाद्यों का इतना अधिक उत्पादन हुआ कि वह दुनिया के अन्य देशों में भी निर्यात करने लग गया था। कृषि के विकास में वहाँ के औद्योगिक विकास को भी गति मिली है। कृषि की सपोर्ट से औद्योगिक इंडस्ट्री लेवल भी डेवलपमेंट हुआ है।
अपने अतिरिक्त खाद्यान्नों को दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में बेचकर वह उन देशों के राजनीतिक लाभ उठाने की भी काफ़ी कोशिश करता रहा है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। अमेरिका में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास है और मानवता को आधार बनाकर दुनिया के अन्य देशों पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार का सदस्य समझे जाने की और विश्व की समस्याओं को व्यवहारिक रूप में समाधान ढूंढने की इसकी रुचि भी है। तो इस तरह से आप समझे होंगे अमेरिका का समाज, हमने उनकी व्यवस्थाओं को जाना है कि अमेरिका का समाज कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है और वहाँ का आर्थिक आधार क्या है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझी है ना इस वीडियो में, तभी हम अमेरिका के संविधान को समझेंगे। तो आज को वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और एक और दूसरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करें अपने नॉलेज के लिए, मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ताकि आपको उससे भी बेहतर सीखने को मिले जो मेरा ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।